हमारे देश के एक टॉप ब्रेन सर्जन और टॉप फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर का स्वागत है। थैंक यू रणवीर। तो आज के पॉडकास्ट में हम नींद के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सपनों में नेगेटिव इमोशन ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव इमोशन कम होते हैं और इसका एक पर्पस है। एक ये थियरी है कि REM स्लीप की वजह से हमारी क्रिएटिविटी आई। हमारे शो पर AR रहमान सर आया, अमित त्रिवेदी सर आए, करण औजला आए। तीनों ने ये कहा कि उन्हें ट्यून्स अपने सपनों में सुनाई देते हैं। जो ट्यून्स उन्हें सपनों में सुनाई दिए हैं वो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर गाने बने। नींद का सबसे बड़ा कल्प्रिट है अलार्म क्लॉक, क्योंकि अलार्म क्लॉक हम ड्रंक ड्राइविंग को पनिश करते हैं। एक्चुअली स्लीपिंग ड्राइविंग इज वर्स देन ड्रंक ड्राइविंग। खासकर जो लॉन्ग जो हाईवेज है उसमें जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव जो है वो एक पैटर्न में चले जाती है, थीटा पैटर्न। दिस इज द सेम एज जब हम सोने वाले होते हैं नींद में, ये सेम पैटर्न होता है। इसलिए हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं। Yes, that's right. मतलब अगर आपने अच्छे से 6-8 घंटे सोए भी है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस है। वाह। लोग पूछते हैं भाई कितना टाइम सोना चाहिए। कितने टाइम सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितने कंप्लीट साइकिल सो रहे हो। जैसे कि रोटी है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितनी रोटी खाओ, आप कितनी प्रॉपर पकी हुई रोटी खाओ। कुछ चीजें हैं जो पुराने जमाने से आ रही है कि भाई सुबह उठना अच्छा होता है, पर साइंस कुछ और बता रही है। साइंस बता रही है कि कोई इंसान जिसको करियर में फाड़ना है, शायद अल्कोहल भी नहीं पिया है, स्मोक भी नहीं किया है, पर स्लीप कम है, क्या हो सकता है जिंदगी में? सबसे डेंजरस बीमारी कैंसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, विराट कोहली, दुनिया के जितने भी सबसे आइकॉनिक खिलाड़ी हैं, सारे ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी फैक्टर स्लीप है। अभी चाहे आप एथलीट हो या आप एक आम इंसान हो, हर किसी को जिंदगी में, करियर में सफलता चाहिए। आपके सफलता के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं? एनर्जी लेवल्स, क्रिएटिविटी, कंपोजर यानी कि कामनेस। ये 3 आपको मिलेंगे गहरी नींद से। पर गहरी नींद खुद एक स्किल होती है। आज के एपिसोड में हमारे देश के एक लीडिंग न्यूरो साइंटिस्ट और ब्रेन सर्जन डॉक्टर आलोक शर्मा आपको सिखाएंगे नींद के बारे में, एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी और एक लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव से भी, कि कुछ आसान चीजें करके आप अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हो। सीखिए हमारे देश के एक टॉप ब्रेन सर्जन से, एक टॉप न्यूरो साइंटिस्ट से। डॉक्टर आलोक शर्मा एक TRS ऑल स्टार है। इनके साथ बहुत सारे एपिसोड्स हम क्रिएट करेंगे, पर आज के एपिसोड में द मेन थीम इज स्लीप। हमारे देश के एक टॉप ब्रेन सर्जन और टॉप फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर का स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपसे इंग्लिश में बातें हो चुकी है, पर आज देश के लिए और हमारे PM मोदी के लिए ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू रणवीर। आपका स्वागत है फिर से TRS में। ये पॉडकास्ट हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, पहले ये बताइए आप। एक तो हिंदी में है तो हमारे सब देशवासियों को मिलेगा, और दूसरा मैंने देखा था एक वीडियो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको अवार्ड दिया था, शायद बेस्ट डिसरप्टर्स अवार्ड जी, और वहाँ उन्होंने आपको खास बोला था कि आप स्लीप पे एक पॉडकास्ट कीजिए। क्या नींद के संबंध में आप कोई कार्यक्रम करते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है। नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। तो मुझे लगता है शायद आपने इसलिए बुलाया हमें, क्योंकि आई एम अ ब्रेन सर्जन, न्यूरो सर्जन और न्यूरो साइंटिस्ट। तो सोने का, नींद का पूरा जो बेस है वो ब्रेन में होता है। तो एक बार हम ये समझ लें तो उससे हमारी जो हेल्थ है, बोथ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उस पर बहुत असर पड़ता है। पता है सर, जिम की दुनिया में ना अलग अलग सप्लीमेंट्स होते हैं। पर जिम की दुनिया में एक कहावत है कि अगर आप स्लीप को एज अ सप्लीमेंट ले, यानी कि जो फायदे आपको सोने की वजह से मिलते हैं, अगर उन सारे फायदों को एक सप्लीमेंट में डाल दे, वो दुनिया की सबसे ग्रेट सप्लीमेंट होगी। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और इस पे बहुत साइंस है। देयर आर प्रेजेंटली 15,000 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स हैं, 15,000, जो दिखाते हैं जो आप बोल रहे हो कि सोने के और सही सोने के क्या क्या
मेडिकल फायदे होते हैं। सर, आज के पॉडकास्ट में हम नींद के बारे में सब कुछ जानेंगे, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी और एक गाइडलाइंस पर्सपेक्टिव से भी, कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लिसनर्स को नींद के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि ये शायद एक लाइफ की सबसे बड़ी स्किल होती है, फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव। अगर आपने अपने नींद का ख्याल रखा तो लाइफ आपका ख्याल रखेगी। तो नींद को लेकर कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो सोने का जो साइंस है वो पहले हमको समझना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ जी। जो हमारी नींद होती है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। ओके, तो जो सेकंड हिस्सा है उसमें हमारी आंखें हिलती है, इसलिए उसको मेडिकली कहा जाता है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। और उसके जो पहला हिस्सा होता है उसमें हमारी आंखें हिलती नहीं है। अगर आप 8 घंटे के लिए सो रहे हो तो पहले 4 घंटे में नहीं, पहले 4 घंटे, इट इज 80-40, वो मैं समझाता हूँ। तो स्लीप के 2 हिस्से होते हैं। पहला जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो 80% होता है उसमें आंखें हिलती नहीं, और जो लास्ट का 20 होता है उसमें आंखें हिलती है और उसमें हमको सपने आते हैं। तो मैं यदि एक सिंपल वे में समझाऊं, जैसे हम रोटी बनाते हैं, हम आटा लेते हैं, आटा गूंथते हैं पहले, वो पहला हिस्सा हो गया जो ठंडा है, कोल्ड है। फिर हम वो जो रोटी बनी है उसको तवे पे डालते हैं, वो हीट होती है, वो सेकेंड हिस्सा है। तो नींद के भी ऐसे 2 हैं, एक आटा गूंदना और एक तवे पे डालना। वाह। तो एक ठंडा है, एक गर्म है। तो पहले हम जो ठंडे हिस्से की है उसकी बात करते हैं। इसको कहा जाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो ये जो पहला हिस्सा है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहले होता है जो 7 से 10 मिनट तक आप अवेक हो, उठे हुए पर धीरे धीरे नींद में जा रहे हो, ये पहला फेज होता है। फिर एक दूसरा फेज होता है जो कि 30 मिनट के लिए होता है, 30 मिनट्स, जिसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो जैसे फुलझड़ी कैसे होती है, पट 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 होता है, वैसे ब्रेन में स्लीप स्पिंडल होते हैं, ऐसे खट 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 ब्रेन में स्पिंडल आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि खासकर यंगस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है, जो हमको इन्फॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, वो पहले हमारे एक ब्रेन का हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। ये जो कंप्यूटर में रैम होता है, जो मतलब ये जो हिस्सा है जो हिप्पोकैम्पस है, ये हिप्पोकैम्पस में मेमोरी टेम्पररी स्टोर होती है कुछ टाइम के लिए। ओके, पर ये यदि सेव नहीं हो तो ये डिसअपियर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओ, आप चेक इन करो तो आपको बताते हैं भाई आपका गेट नंबर 22 है। अभी आपको जब तक आप उधर पहुँचो नहीं, आपको माइंड में रखना है कि आपका गेट नंबर 22 है। पर एक बार आपकी फ्लाइट निकल के चली गई, अभी आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो ब्रेन क्या करता है, अननेसेसरी थिंग्स निकाल देता है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ये बिल्कुल पेन ड्राइव जैसे है, पर इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। यदि एक पॉइंट आता है कि स्टोरेज के बाद वो फुल हो जाता है, अब या तो ब्रेन उसको निकाल देता है, डिलीट कर देता है, और या इसको हार्ड डिस्क में सेव करना पड़ता है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है यहाँ है मिडल अंदर की तरफ, और जो ऊपर हमारा ब्रेन है जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ये एक तरह से हार्ड ड्राइव है। एक बार चीज़ वहाँ चली गई, वो अभी परमानेंटली रह गई। तो स्टूडेंट्स के लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। ओके, तो वो जब तक हिप्पोकैम्पस में है, जब आप पढ़ते हो पहले हिप्पोकैम्पस में है, आप जब वो शिफ्ट हो जाती है फ्रंटल लोब में, अभी वो परमानेंटली आपके दिमाग में है। अब आप एग्जाम में उसको आंसर कर सकते हो। तो ये जो काम है हिप्पोकैम्पस से फ्रंटल लोब में डालना, ये 30 मिनट्स में होता है। ओके, तो यदि आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो फिर ये मेमोरी ट्रांसफर, इट इज लाइक अ कुरियर सर्विस आप समझो। और ये चेक किया गया मतलब स्लीप में कि ये जो स्पिंडल होते हैं ना, ये दोनों के बीच, ये सिर्फ इस एरिया में होते हैं, टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में। ठक 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 आपकी जो चीज़ ब्रेन डिसाइड कर रहा है क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो उधर जगह खाली हो गई नई चीज़ों के लिए। ओके, और ट्रांसफ़र नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा, आपके माइंड चला गया वो। अभी नाउ एज आपने, इट इज़ एज गुड एज कि आपने कभी वो सीखा ही नहीं। पर ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये डेटा ट्रांसफर करनी है, ये हाँ, तो वो ब्रेन का यही काम है। ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या, जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ ब्रेन को पता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं। आप मॉल में जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, आपको याद रखने आपकी गाड़ी कहाँ पार्क की है जब आप वापस आओगे, पर एक बार मॉल से निकल गए, अभी उसको जरूरत नहीं है। तो ये जो काम है, ये जो सेकेंड फेज है, इसमें होता है। और फिर उसके बाद थर्ड फेज आता है। अभी मैं ठंडे फेज की बात कर रहा हूँ, उसमें 1 2 3
पहला था आप सोने लग गए, दूसरा था जिसमें स्पिंडल आते हैं, आपकी मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही है, जो तीसरा है वो सबसे बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। ये जो है डीप स्लीप है, और इसमें जो ब्रेन वेव्स हैं हमारे एकदम स्लो हो जाते हैं, और इसमें प्रॉपर जो जिसको हम नींद कहते हैं वो आती है। मैं इस पर वापस आऊँगा। तो ये हो गया ठंडा फेज, हमने आटा गूंद दिया, ओके। अब इसको तवे पे डालना है। ये नेक्स्ट फेज हो गया, ये 20% जो हमारी नींद है रात की, ओके, ऑलमोस्ट 20 मिनट के करीब, क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है ये 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट का। ये जो स्टेज है इसमें ब्रेन जो अवेक स्टेट है ना उससे भी ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इस फेज में हम सपने देखते हैं। Okay. अवेक स्टेट यानी कि अब हम जगे हुए हैं। हाँ, अभी जैसे मैं सपोज आपका अभी मैं ब्रेन वेव करूँ, ओके, ब्रेन वेव चेकिंग करूँ, और जो सेकंड फेज है REM में करूँ, इट इज़ द सेम। एंड जो कुछ एरिया हैं जो इमोशनल एरिया है उसमें 30% ज़्यादा है एक्चुअली। तो यानी कि जो सेकंड फेज है उसमें हम सोते हुए हैं पर ब्रेन अंदर से बहुत एक्टिव है। तो ये हो क्या रहा है इसमें, तो जो इसको बोलते हैं REM स्लीप, जो सपने वाली स्लीप होती है। अब सपनों में होता क्या है, जो अभी ये जो मैं थोड़ी साइंस की बात करूँगा, जब हम चेक करते हैं कि ये REM स्लीप में क्या हो रहा है, तो ब्रेन के 4 एरिया एक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो विजुअल एरिया, जो हमारे ब्रेन के पीछे रहता है, विजुअल एरिया। इसलिए आप देखोगे जो सपने हैं वो विजुअल होते हैं ज़्यादा, साउंड कम होता है, विजुअल विजन ज़्यादा होती है। ऋतिक रोशन ड्रैगन के ऊपर उड़ रहे हैं, हाँ, शाहरुख खान स्पेसशिप में आए हैं, तो वो हाँ ये सब एग्जैक्टली। तो ये विजुअल एरिया। दूसरा जो एरिया बहुत एक्टिव होता है वो होता है अपना मोटर एरिया, जो हिलने वाला। इसलिए विजन्स में मूवमेंट होता है हमेशा, जैसे आपने बताया फ्लाइंग, मूवमेंट आप देखोगे ड्रीम्स में। तीसरा एरिया जो एक्टिव होता है वो ये सेम जो हिपोकैम्पस है, जो टेम्पररी एरिया, वो एक्टिव होता है। बट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है एक एरिया जिसको हम कहते हैं एमिगडाला, जो इमोशंस और फियर से रिलेटेड है। जब आप कभी कॉकरोच या छिपकली देखो क्या होता है, क्या होता है, वो एमिगडाला है। जो जब भी कोई डर हो जाए, या अब पिक्चर देख रहे हो सडनली कोई डर चीज, तो जो फियर का एरिया है उसको कहते हैं एमिगडाला। मतलब आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि भाई भाग यहाँ से। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी आप थोड़ा हम समझिए, सपनों में विजुअल एरिया, क्योंकि आजकल ना MRI में डाल के हम देख सकते हैं कौन से ब्रेन एक्टिव हैं। विजुअल एरिया, मोटर एरिया, मेमोरी एरिया और इमोशंस। इसलिए जो सपनों हमारे होते हैं, उस सपने दे आर ऑल अबाउट इमोशंस, बिकॉज द इमोशन एरिया इज 30% मोर एक्टिव। सपनों के टाइम में 30% मोर एक्टिव देन अवेक स्टेट। वाह। पर इसमें हो क्या रहा है, ये सपनों का पर्पस क्या है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का इंटरनल AI है, या इंटरनल गूगल सर्च है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने प्रीवियस डे में सीखा है, रात को बॉडी क्या करती है, वो जो हमारे लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको इकट्ठा करके इससे जोड़ती है। ओके, तो जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, जो ओरिजिनलिटी होती है, ये REM स्लीप में आती है। अच्छा, इस हिस्से में मैंने 4 चीज़ें तो बता दी जो एक्टिव है, पर एक एरिया जो है टोटली शट डाउन हो जाता है, और वो है हमारा सामने का फ्रंटल एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल थॉट के लिए। जो हम लॉजिकल सोचते हैं ना, भाई ये सही है, ये गलत, वो शट ऑफ हो जाता है। इसलिए इन सप्तों में कोई सिर पैर लॉजिक नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे होते हो। ओके, तो एक तरह से ये जो REM स्लीप है, ये इंटरनल हाउस कीपिंग है, पूरी इंटरनल हाउस कीपिंग होती है। जो माइंड में जो भी प्रीवियस डे में हुआ है कचरा, वो सारा क्लेंजिंग होता है, कचरा क्लेंजिंग होती है। और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन दिन में एक्टिव होता है तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं ब्रेन में। देखा है कि रात के तो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसके बगल में एक सेल होता है ग्लायल सेल, सपोर्टिंग सेल। सो तो ब्रेन सेल होता है और एक सपोर्टिंग सेल होता है ग्लायल सेल। तो रात के टाइम और जो ब्रेन है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ बेडेड, मतलब इट इज़ सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक पानी उसको धोता रहता है। तो ये नर्व सेल है, ये ग्लायल सेल है। नींद में ये ग्लायल सेल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो अभी जगह ज़्यादा बचती है फ्लूइड मूवमेंट के लिए। तो इसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें जो जितना जो कचरा है वो वॉश आउट हो जाता है प्रॉपर नींद के टाइम। मतलब ये कम हो गया तो पानी ज़्यादा हो गया, तो इट्स कॉल्ड ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें कि जो टॉक्सिन्स है ब्रेन में वो वॉश आउट हो जाती है। इस वॉश आउट की वजह से सपने दिखते हैं? नहीं, ये वॉश आउट की वजह नहीं, सपने तो अलग होते हैं। ये वॉश आउट इज़ अ जनरल वॉश आउट, मतलब अपनी जो ब्रेन में जो भी हुआ है तो टॉक्सिन निकालना। तो ब्रीफली मैं फिर से कहता हूँ कि एक
ठंडा ब्रेन और एक गर्म, नॉन REM, REM। अच्छा, जो REM है उसमें एक और चीज़ होती है, हमारी बॉडी टोटली पैरालाइज हो जाती है, बिल्कुल पैरालाइज। क्यों? इसलिए नहीं तो आप जो सपने देख रहे हो ना, आप उसको करने लग जाओगे, आपके हाथ पैर आप उठ के भागने लग जाओगे। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो REM स्लीप है, जो सेकेंड वाली, उसमें एक तो आपकी आंखें मूव हो रही है। आंखें क्यों मूव हो रही है? जो आप सपने में देख रहे हो आंखें उसको ट्रैक कर रही हैं। ओके, तो आपकी आंखें मूव हो रही हैं, आप सांस ले सक रहे हो, पर आपके हाथ पैर पैरालाइज्ड है, टोटली पैरालाइज, कि भाई आप उठ के मतलब कुछ करने नहीं लग जाओ। जो पहला जो स्लीप हिस्सा, जो फर्स्ट वाला होता है, उसमें बॉडी पैरालाइज नहीं होती। मैं बचपन में खुद, मुझे स्लीप में, नींद में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि बचपन में मैं स्लीप वॉकिंग करता था। मतलब मैं सडनली उठ के चला, और कई बार मैं उठ के मैं मतलब दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता था, और सडनली मम्मी आती थी और मुझे ले जाती थी। और तो मुझे याद है एक बार तो हम दिल्ली में हमने नाना जी के यहाँ रहते, तो वहाँ टेरेस में इन शहर में गर्मी के मौसम में हम टेरेस पे सब सोते थे। तो एक बार जो टेरेस की पैरापेट है, मैं रात को उस पर चल रहा था मुझे याद है वहाँ से पकड़ा गया। तो इसलिए मुझे थोड़ा खास इंटरेस्ट है कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है। स्लीप वॉकिंग पहले फेज में होती है, नॉन REM में, क्योंकि वहाँ आपके मसल्स चल रहे हैं, आपकी बॉडी हिल रही है। वहाँ इतने सपने नहीं आते, थोड़े सपने आते हैं पहले हिस्से में, पर वो जो सपने आते हैं वो रियलिस्टिक सपने होते हैं। मतलब जो आपके घर में होते हैं, आप जो काम कर रहे हो, मतलब जो नॉर्मल, ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल एक्टिविटी है। REM स्लीप में कुछ भी होता है, मतलब एकदम स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं। तो पहले वाले में सपने कम होते हैं, पर जो होते हैं वो थोड़े रियलिस्टिक होते हैं। REM में टोटली अनरियलिस्टिक होते हैं। फुटबॉल मैच से लौटने के बाद उस रात जब मैं सोता हूँ ना, कभी कभी जब मैं लेटा हुआ होता हूँ बेड पे, मैं एक लात मारता हूँ, ऐसा लगता है कि बॉल आ रहा है, उसे पास करना है। ये उस पहले फेज में हो रहा है। ये पहले फेज में, क्योंकि आपकी ब्रेन एक्चुअली सोने को ट्राई कर रही है, सोने की कोशिश कर रही है, करेक्ट। और कुछ लोग स्पेशली टीनेज में, ये स्कूल में बहुत होता था, लड़कों के साथ बहुत होता है कि आप सो रहे हो, आप सोने की कोशिश करो और सडनली आपकी बॉडी ऐसे ठाक करके हिलेगी। ये उसी फेज की वजह से, ये फर्स्ट फेज में होता है। ओके, सेकेंड फेज में आपकी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, बिल्कुल हिल ही नहीं सकती। ओके, तो ये 2 फेज है। स्लीप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमको लर्निंग मिला है जानवरों से। तो आपको ये इंटरेस्ट होगा सुनने में कि हर जानवर, चाहे इंसेक्ट हो, कॉकरोच हो, रेप्टाइल हो, फिश है, सब सोते हैं, पर सबका सोने का तरीका अलग होता है। ओके, तो जो बेसिक छोटे एनिमल होते हैं, इंसेक्ट ये वो वगैरह, तो उनमें सिर्फ जो पहला स्लीप था, नॉन REM स्लीप, वही होता है। उनमें REM स्लीप नहीं होती। REM स्लीप सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में होती है। समुंदर में डॉल्फिन्स और वेल्स होते हैं। ओके, अब आपको पता है डॉल्फिन्स एंड वेल्स को ना, वो हालांकि पानी में होते हैं, उनको बाहर आना पड़ता है ब्रीथ करने, दे हैव टू कम आउट बिकॉज दे वो मैमल्स हैं। तो इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यदि वो सो जाएं तो वो तो डूब जाएंगे। डॉल्फिन्स में और वेल्स में एक हाफ ब्रेन सोता है, ओके, दूसरा नहीं सोता। तो एक सो जाता है, दूसरा अवेक रहता है, और उससे वो ऊपर आके ब्रीथ करते हैं। दूसरा, इनमें REM स्लीप नहीं होती, जो बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि REM स्लीप होगी तो REM स्लीप में बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ओके, तो वो पैरालाइज हो जाएगी तो वो डूब जाएंगे। तो इनमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनमें 1 हाफ ब्रेन सोती है, दूसरी हाफ नहीं सोती, और इनमें REM स्लीप नहीं होती। बर्ड्स में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स जो होती हैं वो भी ऐसा कर सकते। कुछ बर्ड्स होती है जो कि वो जो माइग्रेट होती है ना, फॉर एक शायद येलो कुछ स्पैरो है जो कि कई हफ्ते महीने विदाउट स्लीप चलती है, पर वो सोते सोते दे स्लीप फॉर माइक्रो सेकेंड्स। मतलब वो सोते हैं कुछ टाइम के लिए, एज दे देन दे वेक अप अगेन। तो स्लीप उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। बर्ड्स में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो पता है कैसे सोते हैं? हाफ ब्रेन जब वो अकेले होते हैं या उनको डेंजर फील होता है, तो उनका हाफ ब्रेन सोता है और उसके ऑपोजिट साइड की हाफ आँख बंद होती है, दूसरा साइड अवेक होता है और ये आँख खुली होती है। तो उनका भी आधा आधा होता है। पर जब वो सेफ होते हैं, फ्लॉक में होते हैं, उनके दोनों ब्रेन एक साथ सो जाते हैं। मतलब वो दोनों ब्रेन सो सकते हैं, पर जब वो अकेले होते हैं, डेंजर में होते हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं एक हाफ सोता है और एक आँख खुली रहती है। तो नेचर ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये बनाया है। ऑल्सो जो प्राइमेट, जो मंकीज, एप्स वगैरह हैं, जो ऊपर झाड़ों पे सोते हैं, उनमें REM स्लीप नहीं होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, तो आप गिर जाओगे। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हर एनिमल में भी स्लीप और REM स्लीप हर में थोड़ी अलग होती है। पर
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बंदर लोग होते हैं वो मोस्टली तो वेल रेस्टेड रहेंगे, राइट? उनके लाइफ में फोन वोन नहीं है। हाँ. तो आई एम अज्यूमिंग कि हम भी बंदर से इवॉल्व होकर बने हैं। हाँ. तो जैसे जैसे ह्यूमंस बने वैसे वैसे हमारे ब्रेन्स को REM स्लीप की जरूरत लगी। एग्जैक्टली. इनफैक्ट ये कहा जाता है कि REM स्लीप, क्योंकि हम जब ह्यूमंस बने तो हम जमीन पे सोने लग गए. ऊपर सोने का फायदा क्या था कि भाई आपको कोई अटैक नहीं करता है, तो ह्यूमंस नीचे सोने लग गए. और पहले उनका प्रोटेक्शन था फायर, क्योंकि जब फायर करते थे तो नोबडी यूज्ड टू कम. फिर जैसे वो सोने लग गए, बिकॉज ऑफ REM स्लीप, ओके, उनका ब्रेन इवॉल्व होने लग गया. तो एक ये थियरी है कि REM स्लीप की वजह से हमारी क्रिएटिविटी आई. मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं. थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब इवॉल्व किया. वो पता है कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो क्या करते, उनके बड़े इन्वेंशंस है. उन्होंने इतने क्रिएटिव इन्वेंशंस किए हैं. वो पता है चेयर पे बैठ के सोते थे, सामने कागज और पेंसिल रखते थे, ओके, और हाथ में बॉल बेयरिंग रखते थे, और नीचे बॉल बेयरिंग के नीचे एक फ्राइंग पैन इन्वर्ट करके सो जाते थे. तो फिर जब वो सो जाते थे तो उनका जो पहला ड्रीम का पहला जो सोने का टाइम है नॉन REM, वो सो गए. जैसे ही वो REM में शिफ्ट हुए, ओके, मतलब ड्रीमिंग में जहाँ मैक्सिमम क्रिएटिविटी होती है, तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है. तो क्या हुआ, ये गिर जाता है और वो खट करके आवाज़ आती है. फिर वो इमीडिएटली उठते थे कि उस वक्त क्या ख्याल आया और लिख देते थे, क्योंकि वैसे हमको सपने याद नहीं आते. तो उन्होंने इस तरह से कई ऐसी इन्वेंशंस किए जो कि मतलब आप समझ गए उनका ट्रिक. जी. सपने में उठ के आप लिख दो. हमारे शो पर AR रहमान सर आया, अमित त्रिवेदी सर आए, करण औजला आए. तीनों ने ये कहा कि उन्हें ट्यून्स अपने सपनों में सुनाई देते हैं. जो ट्यून्स उन्हें सपनों में सुनाई दिए हैं वो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर गाने बने. आई ऑल्सो बिलीव एक, आप इसका साइंटिफिक लॉजिक समझाइए. एक लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और सोते वक्त डेटा ट्रांसफर हो जाती है. हम जब सोते हैं तो मैंने बोला पहला एक नॉन REM स्लीप और REM स्लीप. तो नॉन REM स्लीप जो पहला, जो असली नींद होती है, जब हमारा ब्रेन भी शांत होता है, उस वक्त जो टेम्पररी मेमोरी है वो परमानेंट में चली जाती है. पर जब हम सपने में होते हैं, REM स्लीप, जब सपने आते हैं, तभी जो लॉजिकल ब्रेन है वो शट होती है एकदम. आप स्कैन में जाओ, आपका जो लॉजिकल ब्रेन है बिल्कुल नहीं काम कर रहा. समझाओ कि लॉजिकल ब्रेन होती क्या है सर? लॉजिकल हमारे जो सामने ये जो हिस्सा है, ये जो ब्रेन है जो सोचती है, डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है, ये करना है वो करना है. जैसे आपको डिसाइड करना है किसको पॉडकास्ट के लिए बुलाना है, क्या करना है, ये एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी है. मतलब जो ब्रेन जिंदगी जी रही है. जी हाँ, वो सपनों के टाइम में शट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है. और आपकी जो इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन क्या है? तो इमोशनल ब्रेन, हमारा ब्रेन, ये जो हिस्सा है ये थोड़ा बाहर का सामने वाला हिस्सा है. हमारा मिडिल में और सेंटर में एक इमोशनल ब्रेन सिस्टम है. इसमें 2-3 पार्ट होते हैं. जो मेन होता है वो है एक एमिगडाला, जिसमें सब फियर होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और एक लिम्बिक सिस्टम नाम का एरिया होता है. तो हमने देखा है कि जो सपनों में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव इमोशन कम होते हैं. और इसका एक पर्पस है. क्या होता है कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं है, जैसे कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, तो आप देखोगे कि जब आप उसके बारे में सोचो, उस इवेंट के बारे में, आपको वो इवेंट याद आएगा, पर उस इवेंट में उस वक्त जो इमोशनल पेन होगा ना, वो ब्लंटेड होता है. आपको वो एग्जैक्टली वो इमोशन फील नहीं होता, बिकॉज सपनों में क्या होता है, ये जो अनप्लेजेंट इवेंट्स होते हैं उसमें से इमोशनल स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, वो इमोशन को निकाल लेते हैं, इसलिए हम जी पाते हैं. नहीं तो हमारे नेगेटिव इमोशन हमको ख़त्म कर देंगे. तो इसलिए REM स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, मेमोरी नहीं जाती, उसका इमोशनल कंटेंट हट जाता है. और इस टाइम में क्योंकि जो लॉजिकल ब्रेन है वो कट ऑफ होता है, और इसमें सिर्फ इमोशनल ब्रेन, विजुअल ब्रेन, मोटर ब्रेन और मेमोरी, सिर्फ ये एक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह से क्रिएटिविटी आती है. तो बहुत रिसर्च किया गया है कि मतलब इस पर बहुत स्टडीज़ की गई हैं कि आप किसी को 8 घंटे सुलाओ, किसी को 4 घंटे सुलाओ, उसमें दिखेगा कि जो 8 घंटे सोता है, यदि आप उनको जैसे पजल्स दो, क्विज दो, ये वगैरह, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है. जिसने कम सोए हैं उनका कम होता है. ये स्टूडेंट्स पे भी स्टडी किया गया है कि जो पूरा 8 घंटा सोते हैं उनका एग्जाम परफॉर्मेंस बेटर होता है, जो कम सोए हैं उनका एग्जाम परफॉर्मेंस कम होता है. अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग पूछते हैं भाई कितना टाइम सोना चाहिए. ओके, कितने टाइम सोने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितने कंप्लीट साइकिल सो रहे हो,
क्योंकि एक 90 मिनट का साइकिल होता है. ओके, आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है. जैसे कि रोटी है, तो इतनी नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितनी रोटी खाओ, आप कितनी प्रॉपर पकी हुई रोटी खाओ. एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपने 3 अच्छे से पकी हुई रोटी खाई, या आपने 3 पकी हुई रोटी और जो चौथी है वो कच्ची है, आधी, मतलब खाई नहीं ठीक से, तो आपको इंडिजेशन हो जाएगा. तो नींद का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, 2-3 कल्प्रिट हैं. एक है अलार्म क्लॉक. ओके, क्योंकि अलार्म क्लॉक आपको कभी भी उठा देती है, स्पेशली वो REM स्लीप में उठाती है. आप देखोगे, आप जब भी अलार्म क्लॉक से उठो ना, तो पूरे बॉडी एकदम अजीब सा लगता है, झटक के उठते हैं. आपका एक्चुअली ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, हार्ट बीट करने लगता है और थोड़ा अजीब सा लगता है. ओके, तो नींद के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि आपको अपने आप उठना चाहिए. बिकॉज अपने जब बॉडी का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो बॉडी अपने आप आपको उठाती है. जब आप फोर्सफुली, ये तो ऐसा हुआ कि भाई आपने रोटी तवे पे रखी और पूरी सीखी नहीं है, आपने उसको आधी कच्ची खा ली. ओके, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी अप्रोच करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस जाने वाले लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं. अलार्म क्लॉक शायद नहीं हट पाएगी लोगों के लाइफ से, बट अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल हो सकता है टू क्रिएट अ नेचुरल स्लीप साइकिल इनिशियली. मान लो कोई 1 हफ्ते के लिए अलार्म क्लॉक यूज कर. मैं उल्टा कहता हूँ. मैं कहता हूँ कि उठने के लिए अलार्म क्लॉक नहीं रखने चाहिए, सोने का अलार्म क्लॉक लगाना चाहिए आपको. आपको एक अलार्म लगाना चाहिए, 11 बज गए, अभी मुझे सोना है. मैं तो उल्टा एडवाइस करता हूँ. क्यों? क्योंकि यदि आपको 9 बजे निकलना है ऑफिस के लिए, ओके, तो आपको यदि 8 बजे उठना है, तो यदि आपकी रिक्वायरमेंट 8 घंटे है, तो आप 12 बजे का अलार्म लगाओ कि 12 बजे सोना है. मतलब 12 बजे सब काम बंद, पार्टी बंद, सब कुछ बंद. एग्जैक्टली. हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि 12 बजे से 2 घंटे पहले फोन का अलार्म क्लॉक रखना चाहिए कि फोन अभी रखो. विराट कोहली, लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्रेडी, जितने भी सबसे बड़े एथलीट्स हैं, ये रूल फॉलो करते हैं. अब उनका कोई पॉडकास्ट हो ना, हमेशा ये कहते हैं कि 10 PM ऑल लाइट्स आउट. बहुत सही. और मतलब ये विराट और लेब्रॉन कह रहे हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा. मैंने ये जाना कि वो नाइट रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि या सोने से पहले आप क्या करते हो. फोन्स को अवॉइड करना, स्क्रीन्स को अवॉइड करना, क्योंकि ब्लू लाइट निकल के आती है. ये आप शॉर्ट में समझा सकते हो कि ब्लू लाइट होती क्या है. हमारे जो एक होती है नेचुरल लाइट जो सूरज से आती है, दूसरी जो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जो लाइट्स हैं, और ब्लू लाइट एक अलग लाइट है जो कि डायरेक्टली हमारे जो विजुअल, जो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है कॉर्टेक्स, वहाँ जाके उसको स्टिमुलेट करती है, हमको अवेक करती है. शॉक. हाँ, तो वो मतलब जो बॉडी में जो मेलेटोनिन रिलीज होना चाहिए पाइनियल ग्लैंड से, जब आप ब्लू लाइट देखो तो वो नहीं होता. मतलब मेलेटोनिन की वजह से आपको नींद फील होती है. मेलेटोनिन नींद को ट्रिगर करती है. मतलब वो आपको सोने, एक सिग्नल होता है अभी आप सो जाओ. तो जब आप ब्लू लाइट देखते हो तो ये जो हमारा जो पेस में एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पाइनियल ग्लैंड को सिग्नल नहीं देता, और जब वो सिग्नल नहीं देता मेलेटोनिन रिलीज नहीं होती. तो ब्लू लाइट ब्रेन को ट्रिक करती है कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ. ओके, तो इसकी वजह से नींद जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है. मेरे हिसाब से ये सबसे मेन प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, कि सोने से पहले फ़ोन को देखना, टीवी को देखना, कंप्यूटर को देखना. एज अ डॉक्टर आप सहमत हो? 100%. ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर जो हम सोने के पहले मोबाइल फोन्स देखते हैं. अच्छे सोने के गाइडलाइंस एज फॉलोइंग है. सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारा जो सोने का टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और ये टाइम एवरी डे फिक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज आप 8 बजे सोए, कल 10 बजे सोए. ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फिर उसको यूज टू हो जाती है, और फिर आप उसी वक्त रोज आपको अपने आप नींद आएगी, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने आप नेचुरली उठोगे. ये पहली बात. दूसरा, कि हमको जो है कुछ चीज़ें हैं जो सोने के पहले नहीं करनी. वो क्या क्या है? सबसे पहले बहुत हैवी खाना नहीं खाना. खाना जो है डिनर कम से कम 3 से 4 घंटे पहले करना है. दूसरा, निकोटीन और कैफीन यानी कि कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोने के कम से कम 3 घंटे पहले नहीं लेनी है, क्योंकि आप कोई भी कैफीन की चीज़ लोगे तो आपको नींद रात को ठीक से नहीं आएगी. चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, या कोई भी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, सब कई बार चॉकलेट खाते हैं रात को, तो उसमें भी जो होते हैं केमिकल्स वो हमको अवेक रखते हैं. तो ये हमको अवॉइड करना है. अल्कोहल इन एनी फॉर्म. तो अल्कोहल हम लेते हैं, हमको लगता है कि हमको जल्दी नींद आती है, पर एक्चुअली जो नींद होती है वो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है. और हमारी आजकल जो रीसेंट रिसर्च है स्लीप के ऊपर, वो बहुत बदल गई है. पहले स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी, आजकल एडवाइस किया जाता है कि स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्यूट नेसेसिटी,
क्योंकि स्लीपिंग पिल से भी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाती है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जो हो गया है, हम जो स्क्रीन टाइम करते हैं, पहले हम मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, देखते रहते हैं, इसकी जो ब्लू लाइट आती है हमको ठीक से नींद नहीं करने देती, वो ब्रेन को मिसलीड करती है कि जैसे अभी दिन है। तो सोने के कम से कम 1 घंटे पहले आपको हर स्क्रीन से बिल्कुल अलग हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट, यदि स्क्रीन से अलग हो गए तो हम क्या करेंगे? तो हमको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे कि हमारी बॉडी माइंड थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए नींद की तरफ। और इसमें पहले ज़माने में तो एडवाइस किया जाता था कि बुक्स पढ़ना है, पर आजकल अभी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जिससे कि विजुअल नहीं होता बट आपका जो माइंड है वो पर पॉडकास्ट अच्छे वाले पॉडकास्ट जो कि आपको स्टिमुलेट, मतलब जो आपको काम डाउन करें जी। फिर इसके अलावा ऐसा सजेस्ट किया जो आपका बेडरूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेडरूम शुड बी कूल, एम्बिएंट टेम्परेचर अबाउट 18 डिग्रीज के आसपास। इट शुड बी डार्क, मतलब कोई लाइट वाइट, आजकल ना लाइट्स होती हैं यहाँ, तो सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी भी लाइट आई वो आपका जो ब्रेन को है वो सिग्नल करती है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ। और ये कंप्लीट अंधेरा का फायदा ना आपको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलेगा। एग्जैक्टली पूरे अंधेरे में जब आप सोते हो वो स्लीप की क्वालिटी अलग होती है। और अगर आपके पूरे रूम में पूरा अंधेरा नहीं है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक आई पैच ले लो। वो जो आप आंखों पे डालते हो वो बहुत इफेक्टिव होता है। सही कहा आपने। और रूम एज अ रूल शुड बी गैजेट फ्री, ना टीवी होना चाहिए। और आप ये रख लो कि भाई आजकल मोबाइल तो बगल में रखना पड़ता है बिकॉज कॉल्स वगैरह आते हैं, बट ट्राई टू अदरवाइज लैपटॉप, आईपैड्स ये बिल्कुल रूम में आने ही नहीं चाहिए, ऐसा रूल ही बना लो। तो फिर वो एक माहौल हो जाता है कि जैसे ही आप गए बेड पे तो नींद आ जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमको जब तक नींद नहीं आती हमको बेड पे नहीं जाना चाहिए। कई बार हम बेड पे जाके सोने की कोशिश करते हैं, उसमें ना वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है। तो बेड पे तब जाना है जब और हमको स्पॉन्टेनियस एक नींद जैसे आने लग जाए, तब हमको बेड पे जाना है। कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे आप बेड पे जाओ आप तुरंत विद इन फ्यू मिनट्स आपको नींद आ जानी चाहिए। पर अगर कोई स्लीप साइकिल फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मैं खुद की लाइफ से एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा। मतलब जब मैंने मेरी स्लीप साइकिल फिक्स करी थी, यही प्रॉब्लम था कि अक्सर मैं 4 बजे 5 बजे सोता था और मुझे 1 बजे 12 बजे सोना था। तो उस 1-2 हफ्ते के ट्रांजिशन पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो करना स्टार्ट किया, बट शाम के 4 बजे 5 बजे फुटबॉल खेलता था ज़्यादा, डांसिंग करता था ज़्यादा, एकदम थक जाता था। फिर ऑटोमेटिकली ना आपको रात को नींद फील हो जाती है, पर ये कार्डियो का 6 घंटे का गैप रहना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज है ऐसा रिकमेंड किया गया है साइंटिफिकली, कम से कम 3 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए बिफोर यू डू एनी एक्सरसाइज। बिकॉज यदि आप एक्सरसाइज करो तो आपकी बॉडी में ना हीट हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और बॉडी को सोने के लिए जो इंटरनल कोर टेम्परेचर वो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसलिए जब एक्सरसाइज करो तो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो एक्सरसाइज कम। और एक और मैं रिकमेंड करता हूँ कि सोने के पहले थोड़ा आप जो पूरा आपके दिन में हुआ है उसको बस रिकॉल कीजिए, जैसे कैटलॉग कीजिए, और जो नेक्स्ट डे आपको करना है उसकी भी एक प्लानिंग कीजिए। तो इसमें जो रात को आपका जो ब्रेन है वो जो ऑलरेडी हुआ है उसकी साफ सफाई करके उसको ठीक कर देता है, और जो नेक्स्ट डे है उसकी तैयारी करता है। तो ये जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स यदि फॉलो करें तो इससे नींद हमको अच्छी आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंस पे होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएटिविटी पे होता है। सो ये जो हमारी लाइफ की जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसका स्लीप से सब जुड़ा हुआ है। प्लस एक और चीज़ होती है सर कि अगर आप अच्छे से सो रहे नहीं हो रात को लगातार, तो फिर आप इरिटेबल हो जाते हो। यानी कि तुरंत से गुस्सा आ जाता है फैमिली पर, अपने गर्लफ्रेंड पर, वाइफ पर। इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। बहुत सही कहा। अगर आपकी नींद अच्छी है लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। एब्सोल्युटली। गो ऑन सर। और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे कहा जाता है कि यदि सोने के पहले आप एक हॉट वाटर बाथ लें तो उससे बड़ी अच्छी नींद आती है जी। तो ये छोटी सी टिप्स है, आपकी क्लोथ्स कंफर्टेबल होने चाहिए। आई डेफिनेटली ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन। ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था मेरे लिए। बहुत लाइट स्ट्रेचिंग सेशंस। जो भी इंसान एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो करता है, वेट ट्रेनिंग को लेकर या स्पोर्ट्स खेलता है, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत वैसे भी होती है,
क्योंकि आपकी बॉडी एकदम टाइट बन रही है उस एक्टिविटी की वजह से। तो हर रात 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग सेशन अगर कर ली, वो ऐसी स्ट्रेच कर ली, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर दिया, बम को स्ट्रेच कर दिया, और ये स्ट्रेचिंग सेशन आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने खुद एक ऐप बनाई है ये सब के लिए, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ बट कर भी रहा हूँ, इट्स कॉल्ड लेवल सुपरमाइंड। पर माई पॉइंट इज ये स्ट्रेचिंग सेशन होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो। एक स्ट्रेचिंग सेशन के बाद ना दिमाग बहुत शांत हो जाता है। आई बिलीव इसका साइंस ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है स्ट्रेचिंग सेशन से, करेक्ट? सही है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो हमारी बॉडी में 2 नर्वस सिस्टम है। एक है जो कॉन्शियस नर्वस सिस्टम, हम जो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, और एक है एक सब अनकॉन्शियस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसको बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। सिंपैथेटिक वो सिस्टम होता है जो जब यदि हमको अपनी जान बचानी होती है, जैसे अभी शेर एक डियर के पीछे भाग रहा है तो उसको फास्ट रन करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट रेट हाई होता है, मसल टाइट हो जाते हैं। तो ये जो होता है, ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, तो ये सारे रिलीज होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी रेडी होती है खतरे के लिए जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब बना गया था टू फाइट इमरजेंसीज ओनली, पर जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हम वो सिस्टम हमेशा यूज़ करते हैं। और जो सारी मॉडर्न बीमारियों का जड़ है, जो हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सब का एक बेस है कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर यूज़ करते हैं। अभी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है। उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, आपके बॉवल मूवमेंट अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हीलिंग सिस्टम है। वो बॉडी को रिपेयर करता है, जो भी स्ट्रेस हुआ है वो बॉडी को रिपेयर करता है। और हमने जब हम साइन हॉस्पिटल में 1990s में एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट किया था हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसने हमने अपने स्टाफ के ऊपर योगा किया था और देखा था कि जो योगा के इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही स्टिमुलेट करते हैं। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कब स्टिमुलेट होता है? जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आप पीसफुल होते हो, जब आप सनसेट वॉच कर रहे हो, अपने कोई करीब के पास बैठे हो, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होता है। जब आप अच्छी म्यूजिक सुन रहे हो जी। पर आजकल उसका टाइम नहीं हमको मिलता, तो सिंपैथेटिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक है वो यूज़ नहीं होता। तो योगा जो है, और योगा इज इन अ फॉर्म स्ट्रेचेस एंड प्राणायाम, वो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है। ये बहुत सारे पेपर्स में पब्लिश हुआ है। ओके, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ इस साइंस को। बेसिकली अगर मुझे मेरे खुद के हाथ को यहाँ मूव करना है, मेरे ब्रेन से एक सिग्नल गया है मेरे नर्वस सिस्टम के थ्रू, विच पार्ट ऑफ द ऑटोनोमी नहीं, ऑटोनोमी के नीचे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। ऑटोनोमिक इज कॉमन, उसके नीचे 2 हैं। ऑटोनोमिक के साइड में क्या है, मतलब ये कैसे मूव हो रहा है? नहीं, ये कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, जो मतलब एक जो हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, जिससे हम सोचते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बट पूरा मेन ब्रेन। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम ऑन दैट? इट्स जस्ट कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट्स द नर्वस सिस्टम। कैन यू से इट्स डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक? यस, परफेक्ट। तो बेसिकली अगर मुझे मेरा हाथ ऐसे मूव करना है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी सोच विचार, डिसीजंस, पर बॉडी में एक छुपा हुआ भी नर्वस सिस्टम होता है जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक के 2 हिस्से होते हैं, स्ट्रेस वाला हिस्सा सिंपैथेटिक होता है और शांति वाला हिस्सा पैरासिम्पैथेटिक। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो अगर शांति वाले हिस्से को ट्रिगर करना है, जो बहुत जरूरी है आपके खुद के हेल्थ के लिए, हर दिन वो ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शहर में रहकर हर दिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो रहा है। बहुत सही कहा आपने। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर ट्रिगर करना है, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ये होता है इन सारी चीजों का लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक। सही कहा आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये हमारे संस्कृति में लोगों को पता था पहले से पता था, एग्जैक्टली। ये नाम नहीं दिए गए थे शायद। एनीवे, कैन वी मूव ऑन? नेक्स्ट गाइडलाइन। तो 2-3 पॉजिटिव गाइडलाइंस ये है कि स्ट्रेचेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, और कडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो रिलीज करता है केमिकल्स, खासकर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, वो आपको बहुत अच्छे से नींद देता है रात को। सेक्स और कडलिंग की वजह से आपको नींद फील हो सकती है? बहुत अच्छी नींद आती है। ओके, इसलिए शायद शादी करने के बाद लाइफ शांत हो जाती है। और उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी, उसमें पैरासिम्पैथेटिक की काफ़ी एक्टिविटी होती है, सो एक ऑटोमेटिक इंटरनल रिलैक्सेशन हो जाता है। ओके, और कोई पॉजिटिव गाइडलाइंस देना चाहोगे?
बस ये स्लीप के लिए यही है, स्लीप और हेल्थ। और जो हमारी हेल्थ है वो हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ के 4 पिलर्स हैं जी। एक है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, हमारा गला दबा दे तो आप 10 मिनट से ज़्यादा जी नहीं पाओगे जी। ऑक्सीजन इज़ फर्स्ट लाइफ सेविंग, उसके लिए प्राणायाम इज़ अमंग द बेस्ट थिंग्स। दूसरा है पानी। लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी बॉडी मैक्सिमम पानी से बनी हुई है, और जब हम पानी ठीक से नहीं पीते हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती। एक तो जैसे आप एक प्लांट देखो, अब ये प्लांट है, आप इसको पानी दो, या दूसरा प्लांट दो, उसको पानी नहीं दो कई टाइम, वो कैसे मुरझा जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी के सेल्स भी उसी तरह ये हो जाते हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजन, सेकेंड इज प्रॉपर वाटर, 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, ओके, कि आप रेगुलर पानी पियो तो यू विल रिमेन हेल्दी। थर्ड इज ऑफकोर्स डाइट, तो इसमें ऑफकोर्स हेल्दी डाइट, जो नेचुरल डाइट है वो बेटर है। एंड फोर्थ इज स्लीप। तो यदि आप ठीक से, आपका ऑक्सीजनेशन ठीक है, आप पानी ठीक से पी रहे हो, आपकी डाइट हेल्दी है, नेचुरल है, और आप 8 घंटे के आसपास और अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से स्लीप कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ जो बीमारियां आपको कभी होंगी नहीं जी। ओके। अब सर थोड़े एडेड पॉइंट्स जो पॉजिटिव पॉइंट्स है फॉर गुड स्लीप, ये मैंने डॉक्टर ह्यूबरमैन से सीखा है कि सुबह उठते ही आपको सूरज को देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय के टाइम, सनसेट के टाइम आसमान की तरफ देखना चाहिए, सूरज की तरफ नहीं पर आसमान की तरफ, और लाइट अंदर लेनी चाहिए। और अगर आपने सनसेट को देखा बीच पे जाके, पहाड़ पे जाके, तो इट विल अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ स्लीप एट नाइट, क्योंकि फिर से आपका सर्केडियन रिदम ट्रिगर हो रहा है। तो पहले सर आप सर्केडियन रिदम का लॉजिक समझाइए इन डिटेल। बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। जैसे एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम दैट एवरीबडी रिक्वायर्स इज 8 आवर्स, 8 घंटे जी। ओके, रफली कोई 7 घंटे, कोई 9 घंटे, पर जो एवरेज टाइम है वो 8 घंटे। 8 घंटे में 5 से 6 इसकी 90 मिनट की साइकिल्स हो जाती है। तो आप देखोगे जब भी आप, और हर एक का थोड़ा अलग होता है, आप नोटिस करना, जब आप अपने आप उठो विदाउट अलार्म, और जब आप अलार्म से या फॉर्सिबली उठो क्योंकि आपको कहीं जाना है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब इसमें ना कोई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से आ रही हैं कि भाई सुबह उठना अच्छा होता है, पर साइंस कुछ और बता रही है। पहले ज़माने में बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, जब सूरज आता था तो हम उठते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ओके। तो हमारी जो आँखें हैं, 2 आँखें हैं, तो आँखों के पीछे 2 नस है, वो नसें ऐसे जाती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जी। तो इसके ऊपर एक न्यूक्लियस है, उसको हम कहते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि पूरी बॉडी को स्लीप रिदम कंट्रोल करता है। ये किधर है? दोनों नसों के ऊपर, यानी कि जो रोशनी आ रही है वो इसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो सारा स्लीप का रिदम यहाँ से शुरू होता है, और हम सब में, हम जब सुबह उठते हैं तो ये ऐसा हमको अवेक करता है, ऊपर जाता है। दिन के टाइम ये मैक्सिमम होता है और रात के 11 बजे ये डाउन हो जाता है, ओके, रफली। पर अभी रीसेंट रिसर्च दिखा रही है कि 40% लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स होते हैं, 30% है मतलब जिनका पीक दिन में आता है, ओके, वो सुबह उठते हैं 7-8 बजे, अर्ली स्टार्टर्स। 30% ऐसे हैं जो एक्चुअली लेट स्टार्टर्स हैं, मतलब उनका जो पीक आता है वो दोपहर को या शाम को आता है जी। और 30% जो है वो एक्चुअली मिक्स्ड है इन बिटवीन। अब होता क्या है कि हमारा ये है कि भी सबको जल्दी उठना है सुबह। अच्छा, जो 40% मॉर्निंग वाले हैं उनकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है, पर जो 30% जिनका दोपहर या शाम को पीक होता है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि जब वो आप उनको सुबह उठाओ तो जो ब्रेन का हेडक्वार्टर्स है, हमारा ब्रेन का हेडक्वार्टर्स यहाँ है, फ्रंटल लोब, ये बेसिकली ऑलमोस्ट स्विच्ड ऑफ होता है। तो वो काम पे आएंगे पर उनकी क्रिएटिविटी इतनी नहीं होगी। तो इसलिए आजकल सोच थोड़ी बदल गई है कि हर जो बच्चा होता है, एडल्ट होता है, उसका स्लीप, ये जो इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है। एज इन दिन भर में क्या चल रहा है जो कि हमारी नींद को डिटर्मिन करता है। तो दिन भर में 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, जो कि सुबह जब रोशनी आती है वो इंक्रीज होती जाती है, और जब रात को जब लाइट कम हो जाती है वो डिक्रीज होती है। ये नेचुरल वे में होता है। अब आज की ज़िंदगी में कैसा बदला है मैं समझाता हूँ। दूसरी एक और चीज़ होती है, हम जितना अवेक रहते हैं, हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है एडेनोसाइन। ये केमिकल बढ़ता जाता है, और ये जो है ये एक स्लीप प्रेशर देता है। मतलब तो आप जब 10 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, जैसे आपको नींद आती है, तो वो नींद आती है एडेनोसाइन की वजह से।
तो ये बढ़ता जाता है जब तक आप सो नहीं. ओके. जो सर्केडियन रिदम है वो सोने पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, आप सो या नहीं सो. जैसे ही रोशनी आती है, जैसी डे लाइट होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो एक जैसे ट्रिगर करता है, बटन ऑन प्रेस करता है, और वो हमको जैसे अवेक करती है, अलर्ट करती है. और जैसे ही वो मतलब डाउन हो जाता है, मतलब जैसे अंधेरा आता है, तो ये जो जगह है ये क्या करती है, हमारे ब्रेन के पीछे एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, उसको सिग्नल करती है कि अभी लाइट ख़त्म हो गई. तो जो पाइनियल ग्लैंड है वो एक केमिकल रिलीज करता है, मेलेटोनिन. ओके. और ये मेलेटोनिन हमको सोने का ट्रिगर होता है. मेलेटोनिन हम स्लीप सस्टेन नहीं करती, वो ट्रिगर करती है कि भाई आप सो जाओ. एक मिनट सर. हाँ. सुबह जब रोशनी हम देखते हैं, हाँ. तो एक क्लॉक ऑन हो जाती है, Exactly. टाइमर ऑन हो जाता है कि अच्छा रोशनी दिख गई, अभी 9 घंटे के लिए ये ले भाई, एनर्जी ले ले. ठीक है. आपकी बॉडी ऐसे काम करे. फिर शाम को जब सनसेट होता है, सूर्यास्त, जब सूर्यास्त होता है, एक और क्लॉक ऑन हो जाती है कि अभी सोने की तैयारी स्टार्ट कर लो भाई. ठीक है. ठीक है. यही करेक्ट लॉजिक है. बिल्कुल परफेक्ट बोला. अब बताइए. पर आजकल ये सब बदल गया है. क्यों? क्योंकि हमारे रात को अंधेरा नहीं होता, रोशनी होती है. ओके. और दो चीज़, एक तो लाइट की हमारी रोशनी होती है, दूसरा सबसे बड़ा जो हम कहते हैं क्रिमिनल है वो है लाइट, ब्लू लाइट जो आती है हमको स्क्रीन से. जी. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नॉर्मल जो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक पाइनियल को कहता है अभी अंधेरा हो गया है, सो जाओ, मेलेटोनिन रिलीज करो, ये भी होता नहीं. मतलब फोन्स के आने से पहले सर्केडियन रिदम ठीक था. अभी स्क्रीन्स, ऑल स्क्रीन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईटॉप, फोन्स, मेनली फोन्स. हाँ. आपने सही, टीवी. तो इससे अभी वो सिग्नल नहीं जाता क्योंकि अभी रोशनी आ रही है. जी. ओके. तो इसलिए आजकल स्लीप डिस्ट्रप्शन होती है, लोग लेट सोते हैं बिकॉज आप सो नहीं पाते. तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन लाइट से है. तो यदि हम ब्रॉडली ये समझें कि एक रिदम है जो बैकग्राउंड में चल रही है, और ये रिदम मैंने बोला नॉट कनेक्टेड टू स्लीप, इसलिए हम जेट लैग होते हैं. जेट लैग क्यों होते हैं? क्योंकि आप जा रहे हो इस टाइम जोन से उस टाइम जोन में, पर आपका सर्केडियन रिदम वही है, वो चलता रहता है. जिन लोगों ने जेट लैग एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनको ये कहना चाहूँगा, बेसिकली जब आप हमारे देश से दूर चले जाते हो, जापान चलेगा, अमेरिका चलेगा, तो क्या होता है, आप रैंडमली वहाँ सुबह के 8 बजे पहुँचोगे, बट वहाँ के सुबह के 8 बजे इंडिया के रात के 8 बजे होता है. तो आपको वहाँ दोपहर के 2 बजे बहुत गहरी नींद आएगी, आपको लगेगा यार मुझे अब भी सोना. फिर आप सो भी जाओगे और आप उठोगे वहाँ के रात के 11 बजे, जहाँ वहाँ की दुनिया सोने जा रही है. और फिर 2-3 दिन लगते हैं आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में, बहुत थकान फील होती है, आपके दिमाग को अजीब फील होता है, बहुत स्ट्रेंज फीलिंग होती है. अब बताइए. बहुत सही. तो आप जाते बाहर हो, पर आपका ब्रेन का जो सर्केडियन रिदम है वो सेम इंडिया वाला है. जी. Okay? तो इसलिए मिसमैच हो जाता है. कुछ लोग होते हैं जो कि कम स्लीप से गुजारा कर लेते हैं. मैं बोला आइडियली 8 घंटा स्लीप इज मैंडेटरी, पर कुछ लोग हैं जो कम सोते हैं. शाहरुख खान, सदगुरु, मोदी जी, इलॉन मस्क, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, थॉमस एडिसन. ओके. ये 3 से 4-5 घंटे नींद में मैनेज कर लेते हैं. ओके. अभी इसके 2-3 कारण हो सकते हैं. एक तो कारण हो सकता है कि इन लोगों की जो लाइफ है वो अलग है, क्योंकि स्लीप का काम है डिटॉक्सिफाई करना, क्लेंस करना, रिकैलिब्रेट करना. जैसे कि आप घर में हो, अभी आपने मतलब कपड़े निकाले फेंक दिए, खाना खाया आपने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए, बुक्स निकाली उधर ही पड़ी हैं. तो यदि आपने ऐसे, आपकी लाइफ यदि ऐसी है, तो जो हाउसकीपिंग वाला आएगा उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब सब वापस रखना पड़ेगा. पर यदि आप ऐसे हो कि भाई आपने यदि कोई चीज़ निकाली उसको वापस रख दी, कपड़े निकाले, तो आपका घर जो है वैसे ही क्लीन है, तो आपको हाउसकीपिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी. जी. ओके. और जो लोग जो योगा, मेडिटेशन दिन में ज़्यादा करते हैं, तो उनकी भी स्लीप रिक्वायरमेंट थोड़ी कभी कभी कम होती है. तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि टाइम, इम्पॉर्टेंट ये है क्या वो अपने आप नेचुरली सोते हैं. यदि कोई भी नेचुरली सोता है और नेचुरली उठता है, तो उसके लिए वो जो है दैट इज़ नॉर्मल. अब इसके लिए रिसर्च किया गया है कि एक जीन है हमारी बॉडी में, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, उसका नाम है DEC2, DEC2. ये एक पर्टिकुलर जीन है जो कि हमारी बॉडी में एक और केमिकल है ऑरेक्सिन, जो कि हमको अवेक रखता है. ओके.
तो ये जीन इसको कंट्रोल में रखती है, जो ऑरेक्सिन है केमिकल कि भाई उसको मेंटेन करती है भाई कंट्रोल में। तो कुछ लोगों का ये जीन डिफेक्ट होता है, और जब ये जीन डिफेक्टिव होता है तो इसका कंट्रोल नहीं रहता है और ऑरेक्सिन बहुत हाई होती है कंटिन्यूस। तो इन लोगों को नेचुरली स्लीप कम आती है। पर टेस्ट ऑफ दिस, यदि आपका DECT2 इफेक्टिव है कि ये लोग नेचुरली अपने आप सोते हैं, मतलब 11-12 बजे इनको नींद आ जाती है, पर ये अपने आप 4-5 बजे उठ जाते हैं। ओके, तो इसमें कोई गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट इज़ अ नेचुरल। बट अगेन इंपॉर्टेंट, नेचुरल स्लीपिंग, नेचुरल वेकअप। आप अपने आप जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हो, आप यदि सो जाते हो और अपने आप उठते हो, दैट इज़ हेल्दी स्लीपिंग। दिस इज़, पर ये हर एक के लिए नहीं है, हर एक नहीं कर सकता। यदि आपकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन नहीं है, यदि आपके मतलब आप अपने आप को, आप योगा नहीं कर रहे, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा है, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नींद की थोड़ी ज़्यादा होती है। और कुछ कहना चाहोगे सर्केडियन रिदम के बारे में? नहीं, बस यही पर सर्केडियन रिदम के साथ जी। एक और चीज़ चल रही है, जैसे मैंने बताया, एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में एडेनोसाइन करके, जो कि जितना आप अवेक रहते हो वो बढ़ता जाता है जी। और जब वो 12 या 15 घंटे में एकदम पीक हो जाता है। अब क्या होता है, हमको समझना है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। सर्केडियन रिदम, आप सो या नहीं सो वो तो चलता रहेगा ऐसे वेव, पर ये जो एडेनोसाइन है, ये आप नहीं सो तो बढ़ता है, आप सो तो कम हो जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आपका एडेनोसाइन बहुत हाई है और उस वक्त आपका सर्केडियन रिदम लो है, जैसे 11 बजे आप 12 घंटे सोए नहीं हो, तो आपका एडेनोसाइन पीक पे है। एडेनोसाइन स्लीप प्रेशर देता है, जो आपको नींद आती है ना, कभी कभी सोना ही पड़ता है, वो इस केमिकल से आती है। तो जब आप समझो सर्केडियन रिदम डाउन, एडेनोसाइन हाई, उस वक्त आपका जो स्लीप है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और इसका इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे होता है जो हमने बिल्कुल निगलेक्ट किया है, वो है कार एक्सीडेंट्स। ओके, तो दे हैव सीन दैट एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। उन्होंने सिमुलेटर्स पे किया, चार सेट ऑफ पेशेंट लिए, 2 को 8-8 घंटे स्लीप, 2 को 4-4 घंटे स्लीप। अच्छा, 8 घंटे में एक सिर्फ 8 घंटे सोया, दूसरे में 8 घंटे सो के उसको अल्कोहल दिया गया लीगल लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा 4 घंटे सोया, ओके, विदाउट अल्कोहल, और चौथा 4 घंटे सोया विद अल्कोहल। समझ गए जी। अभी जो 8 घंटे सोया विदाउट अल्कोहल, उसमें देवर ऑलमोस्ट नो एक्सीडेंट्स जी। जो 8 घंटे सोया विद अल्कोहल, देयर वाज 6 टाइम्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, 6 टाइम्स, ओके। पर जो 4 घंटे सोया विदाउट अल्कोहल, उसमें भी 6 टाइम था। यानी कि 4 घंटा सोना इज द सेम एज 8 घंटा सोना विद अल्कोहल एक्सीडेंट इंसिडेंट्स। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो 4 घंटे सोया और उसने अल्कोहल लिया, उसमें 30 टाइम्स इंक्रीज था एक्सीडेंट का। ओके, सो दिस शोज यू कि भाई जो ये लोग समझते हैं, हम ड्रंक ड्राइविंग को पनिश करते हैं, पर साइंस दिखाता है कि आप सोए नहीं हो, आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक्चुअली स्लीपिंग ड्राइविंग इज वर्स देन ड्रंक ड्राइविंग। क्यों? ड्रंक ड्राइविंग में क्या होता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, मतलब आपका जो ब्रेक लगाने का टाइम है, मतलब 1 मिनट की बजाय 2 मिनट हो जाता है, पर आप स्टिल कंट्रोल में हो। जब आप नींद में होते हो तो आपको क्या होता है, यू गेट समथिंग कॉल्ड माइक्रो स्लीप। आप कुछ टाइम के लिए सो जाते हो, आपका कोई रिफ्लेक्स ही नहीं है। ड्रंक ड्राइविंग में फिर भी रिफ्लेक्स है, पर जब आप सो जाते हो तो आपका बिल्कुल रिफ्लेक्स नहीं है। तो आप समझो आपकी 2-3 टन की कार एक लाइक अ मिसाइल जो अनकंट्रोल्ड है। ओके, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस स्लीप के साथ ड्राइविंग करना सेफ नहीं होता, क्योंकि खासकर जो लॉन्ग जो हाईवेज है, जैसे अपना अटल सेतु है या एक्सप्रेसवेज है, उसमें जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव जो है वो एक पैटर्न में चले जाती है, थीटा पैटर्न। दिस इज द सेम एज जब हम सोने वाले होते हैं नींद में, ये सेम पैटर्न होता है। हमारी कुछ ब्रेन वेव्स होती है, तो ब्रेन वेव के अलग अलग काम होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारी बीटा वेव्स मैक्सिमम है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें मैं आपका इलेक्ट्रोड लगाऊँ, आपकी बीटा वेव्स काम कर रही होंगी। इसके पहले आप सपोज किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे थे तो आपकी गामा वेव्स हाई होती है। ओके, अभी सपोज हमने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया तो आपकी अल्फा वेव्स एक्टिवेट हो जाएंगी ब्रेक टाइम में। अभी हम कॉफ़ी लिया तो आप अभी बीटा है, अभी हम दोनों की मेजर करेंगे बिकॉज वी आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी, दिस इज बीटा। आप कॉन्सेंट्रेट करो आप कोई चीज़, एक चीज़ पे, वो हो गई गामा। ब्रेक टाइम इज अल्फा। पर नींद का जो टाइम है जब हम सोने वाले होते हैं वो हो जाती है थीटा।
पर जब हम लॉन्ग ड्राइव पे मतलब एक हाईवे पे जाते हैं, हम थीटा वेव में चले जाते हैं. हाँ, जब आप ट्रैफिक में हो तो थीटा वेव में नहीं होते, पर अब लॉन्ग ड्राइव में मतलब वो जो ब्रेन वेव है, अटल सेतु पे जो ब्रेन वेव है और बिल्कुल सोने के पहले जो वेव, दे आर आइडेंटिकल. और जब आप एकदम डीप स्लीप में जाते हो तो वो डेल्टा वेव हो जाती है. मतलब अगर थीटा वेव्स निकल रहे हैं तो नींद भी फील होती है. यू आर फीलिंग स्लीपी, नो, फीलिंग मतलब आपको जैसे नींद के पहले कैसा लगता है, आप अवेक हो पर थोड़ा सुस्ती आ रही है. इसलिए हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं. यस, दैट्स व्हाई, बिकॉज आपका ब्रेन वेव पैटर्न इज लाइक दैट ऑफ जस्ट अबाउट टू स्लीप. मतलब अगर आपने अच्छे से 6-8 घंटे सोए भी है तो भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं थीटा वेव एमिशन की वजह से. वाह. थीटा वेव एमिशन नहीं थी, आपका ब्रेन एमिशन ही, आपका ब्रेन थीटा वेव में बीट करता है. अंडरस्टूड. तो लेस स्लीप एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स. ये अनरिकग्नाइज्ड है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने रात को नींद नहीं ली है तो और यदि अल्कोहल लिया है, दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन. मतलब 30% इंक्रीज इन एक्सीडेंट. एडेनोसिन के बारे में मैंने पढ़ा है वीडियोस के लिए. बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर हमने ये कप ले लिया और इस कप को एक दिन के लिए बाहर रख दिया तो धूल जमा हो जाएगी. उसी तरह दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी जी कर आपके दिमाग में भी धूल जम जाती है. दिस इज, उस धूल को कहते हैं एडेनोसिन. वेरी गुड, परफेक्ट. पर आपके बॉडी में उस एडेनोसिन का इफेक्ट सिर्फ तब दिखेगा जब एडेनोसिन की हार्मोन एडेनोसिन रिसेप्टर्स से मिलेगी. और आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली पहले से एडेनोसिन रिसेप्टर्स हैं. तो बॉडी का रिस्पॉन्स रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से ये रहता है कि ब्रेन में एडेनोसिन भर दो भाई, भर दो. हमारे भाई रणवीर को कहो कि अभी नींद फील हो रही है, तो फिर वो एडेनोसिन जाकर रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करती है और वो कॉम्बिनेशन की वजह से नींद फील होती है. वो एक सिग्नल जाता है. एंड बाय द वे, कैफीन जो है वो इसको ब्लॉक करती है. कैफीन का मॉलिक्यूल एडेनोसिन की मॉलिक्यूल की तरह है. बिल्कुल, तो उसको ब्लॉक करता है. कैफीन का मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर में बैठ जाता है, रिसेप्टर को कहता है मैं ही एडेनोसिन हूं भाई. तो फिर इसलिए आप कैफीन से इसलिए हमको अवेकनेस फील होती है. पर हाँ, तो ये है कॉफी का लॉजिक कि कॉफी पीने के बाद आपको इतनी जागरूकता क्यों फील होती है, ये हो रहा है. पर इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है. जब आप कॉफी पीते हो तो वो कैफीन का मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर में कंबाइन हो जाता है. उसके साथ साथ ब्रेन की दुनिया में एडेनोसिन भी भर जाता है क्योंकि वो एडेनोसिन कहीं भी जाकर चिपक नहीं सकता. तो एक पॉइंट के बाद वो कैफीन उस रिसेप्टर से छूट जाएगा और फिर ब्रेन में इतना ज्यादा एडेनोसिन भरा है कि बहुत ज्यादा भर जाएगा आपके ब्रेन में और आपको बहुत ज्यादा स्लीपीनेस फील होगा. उसमें एकदम स्लीप आती है और दैट इज द कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दीज एक्सीडेंट्स. बिकॉज़ उसमें आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हो, यू नो. मतलब मान लो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको एनर्जी फील हो गई एनर्जी ड्रिंक की वजह से, कॉफी की वजह से. पर जब डाउन होता है वो सडनली डाउन होता है, खट करके डाउन होता है. सो सडनली देन, इसलिए ये जो चीजें हैं दे शुड हमको यूज अवेक रहने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए. दे आर नाइस टू हैव इन द मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट, ये वो, पर ऐसा सजेस्ट होता है कि शाम के बाद हमको लिए, क्योंकि ये नींद को अफेक्ट करती है, मतलब ब्रेन को ट्रिक कर देती है. जी. एज अ ब्रेन डॉक्टर, आप न्यूरो साइंटिस्ट हो, न्यूरो सर्जन हो, क्या लगता है आपको जनरली चाय और कॉफ़ी के बारे में? मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत टेस्टी होते हैं, डेफिनेटली एडिक्टिव भी होते हैं, उसकी आदत लग जाती है एंड हमारे कल्चर का भी एक पार्ट बन चुके हैं अब. मैं कुछ सालों के लिए कॉफ़ी से दूर रहा, चाय और कॉफ़ी से दूर रहा. स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई थी, पर इवेंचुअली शहर की ज़िंदगी की वजह से, करियर की वजह से कॉफ़ी की आदत अब लग चुकी है. आई होप कि एट सम पॉइंट मैं ऐसे छोड़ सकूँगा, पर कॉफ़ी पीकर मज़ा आता है सर. तो एज अ न्यूरो साइंटिस्ट क्या कहना चाहोगे आप चाय कॉफ़ी के बारे में? देखिए, ये अभी एक लाइफ की एक नेसेसिटी हो गई है. ओके, तो कुछ चीज़ें लाइफ की नेसेसिटी हो गई. अभी मोबाइल फ़ोन्स आर नेसेसरी, आप ये नहीं कह सकते उसको यूज़ मत करो. तो मेरा ये सजेशन है कि हमको कोई भी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट सुबह और शाम तक लेना चाहिए, उसके बाद नहीं लेना चाहिए. बिकॉज अब जब दिन में हम लेते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी शायद बेटर होती है, अच्छा लगता है. पर शाम के बाद आपकी जो शाम की जो चाय होती है, उसके कॉफ़ी के बाद आपको उसके बाद नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसका इफेक्ट फिर उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे इफेक्ट होता है. मतलब अपर लिमिट इज 6 o'clock, 6 बजे तक जितनी चाय कॉफ़ी पीनी है पी लो. एक्चुअली ये भी बात करनी चाहिए हमें, कितनी चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए? नहीं, ये इसका कोई आई थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो इतना देखो, एक होता है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ. एक होता है माइंडलेस और एक होता है माइंडफुल लिविंग. तो माइंडलेस में भाई आप बैठे हो चाय पिलाते रहो, कुछ नहीं है, तुम भाई बुलाते रहो. माइंडफुल होता है आप प्री डिसाइड करो. ओके,
कि भाई आपको कितनी चाय पीनी है। तो जैसे ब्रेकफास्ट के साथ भाई सुबह पीना ही है, शायद शाम को पीना है, तो उसको बोलते हैं माइंडफुल। जब आप कोई चीज़ माइंडफुली करो ना, आप उसको एंजॉय करते हो। जब आप माइंडलेसली करो, बुलाते जाओ, तो वो एंजॉयमेंट नहीं होती और फिर वो एडिक्शन बन जाता है। जी जी। अच्छा, चाय में भी अलग अलग टाइप की, एक तो हम जो रेगुलर इंडियन चाय पीते हैं अपनी, मसाला चाय, ब्लैक चाय। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, मैं अभी कुछ टाइम पहले कैम्बोडिया में था और वहाँ चाइना में, तो उधर वो क्या करते हैं, हमारे जो तो वो एक फ्लास्क रखते हैं, वो ग्रीन टी रखते हैं, हर 1 घंटे में वो ग्रीन टी पीते हैं, फ्लास्क रखते हैं अपने पास। तो वो उसका वो ग्रीन टी होती है, मतलब ग्रीन टी या उनकी जो अलग टी, हमारी वाली चाय नहीं। और उनका ये है कि इसमें इसकी वजह से हर घंटे आप थोड़ा पानी पी रहे हो, और दूसरा जो ग्रीन टी है, जो उनकी रेड टी वगैरह है, उससे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने देखा है वहाँ लोग कुछ इतना खा लेते हैं, मतलब अलग अलग नॉन वेज की बहुत लाख चीज़ें खाते हैं, पर उनकी बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनता, क्योंकि वो हर घंटे साफ़ सफाई हो रही है। ओके, जब हर घंटे साफ़ सफाई होती है, बॉडी क्लीन रहती है। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट होते हैं, कुछ होते हैं भाई आप हर घंटे में साफ़ होते हैं तो वो क्लीन होते हैं, अभी जो मतलब जो 6-7 घंटे बाद होगा उसमें स्मेल आएगी। ओके, तो सेम ये एक जो हैबिट है, ये चाइनीज़ और ये जो हमारे साउथ ईस्ट की अच्छी है कि हर घंटे वो जो भी एक फ्लास्क रखते हैं, वो फ्लास्क में हर घंटे में पीते रहते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। हमारे शो पर एक शाओलिन मंक आए थे जिन्होंने शाओलिन टेम्पल में टाइम गुजारा है। उन्होंने कहा था कि उन सारों के लिए कंपलसरी रूल ये है कि हर घंटे गर्म पानी पीना चाहिए। तो आई डोंट नो अगर चाय से ये ज्यादा रिलेटेड है या गर्म पानी। नहीं, गर्म पानी, पर क्योंकि सिर्फ गर्म पानी पीना कई बार पी नहीं जाता, तो आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा डाल दो फ्लेवर, तो उसमें वो एक फ्लेवर हो जाता है। दूसरा उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट होते हैं, मतलब जो हमारी चाय नहीं, जो ग्रीन टी या जो अलग होती है, दे हैव अ डिटॉक्स इफेक्ट। तो चाय से क्या कुछ अंदर जाता है। अभी आपको हर पानी पियो तो आदमी, हमारा साइकोलॉजिकल पता क्या हो गया, पानी तब पीने जब प्यास लगे। ओके, तो ये जो है, ये दिस इज बिकम लाइक वी हैव टू मेक इट इनटू अ हैबिट। मैं थोड़ा सा योग निद्रा के बारे में बात करना चाहूँगा, और जनरली मेडिटेशन का रोल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीप, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है मेरी लाइफ में। पहले भी हमने बात करी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में, पर दोनों मेडिटेशन और योग निद्रा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। दे से कि जब आप सो रहे होते हो, अक्सर आपकी बॉडी ऑफ हो चुकी है, पर अक्सर आपका दिमाग ऑन रहता है, ज़्यादा ऑन रहता है। पर जब आप मेडिटेट करते हो, अक्सर आपकी बॉडी ऑन है पर दिमाग पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। और ये होती है मेडिटेशन की असली इम्पैक्ट आपकी लाइफ में। क्यों? खुद के एक्सपीरियंस है। अभी मैं 9 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। बहुत ऐसे दिन रहे हैं जहाँ मैं अलग अलग रीजंस की वजह से रात को सोया नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब 5 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, जो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मान लो कोई बड़ी मीटिंग थी, किसी के ऑफिस में जाना था, और बॉम्बे में अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो ट्रैफिक में 1 घंटे के लिए तो अटकोगे ही। तो उस 1 घंटे में मैं हमेशा मेडिटेट करता हूँ, और उस 1 घंटे की मेडिटेशन के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ। कॉफी से ज्यादा फ्रेशनेस मुझे मेडिटेशन से होता है। बहुत सही। पर ये ना लोग जानते नहीं, और ये बहुत प्रैक्टिकल ट्रिक है कि यार एक आई पैच ले लो, गाड़ी में बैठो, 1 घंटा वैसे भी लगेगा पहुंचने में, स्पेशली शहरों में। वहाँ मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग करो, बेसिक ब्रेथ वर्क, फोकस ऑन अ मंत्र, फोकस ऑन योर ब्रेथ, वो वाली मेडिटेशन करो। जैसे ब्रेथ अंदर जा रही है, आप बस अपने ब्रेथ पर फोकस करो, आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, वापस ब्रेथ पर लेके आओ और चांट करते रहो। इससे भी ईजियर ये है कि अगर आप कोई मंत्र चांट कर ले, जैसे कि सिखी में वाहिगुरु एक मंत्र होता है, हिंदुइज्म में ओम नमः शिवाय या ओम, या हरे कृष्णा मंत्र, या आई एम श्योर कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट वंस, बट आई एम श्योर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी मंत्र होंगे, बुद्धिज्म में ऑब्वियसली मंत्र है। आप अपने खुद के रिलीजन का कोई भी मंत्र ढूंढ लो और उस पर फोकस करो, दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, जस्ट कीप ब्रिंगिंग इट बैक टू द मंत्र। ये एक बहुत बेसिक मेडिटेशन मैंने शेयर की है दुनिया के साथ। अगेन हमने खुद वो ऐप इसी वजह से बनाई है, क्योंकि आई रियली फील कि एक मेडिटेशन की अगर आदत रही आपके डेली लाइफ में, करियर को बहुत फायदे मिलते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहोगे मेडिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लीप की ये फ्रेशनेस क्यों फील होता है? बिकॉज जैसे आपने कहा, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे जो ब्रेन वेव्स है, दे गो इनटू द रिलैक्सेशन फेज। मतलब आप एक तरह से जो डीप स्लीप का जो फ़ायदा होता है, जो
मतलब कई घंटे करना पड़ता है, वो आपको कुछ टाइम मेडिटेशन से उसी तरह का बेनिफिट मिलता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके सिंपैथेटिक को बैलेंस आउट करता है. तो ये प्रूवन है, ये मतलब ब्रेन वेव्स, MRI स्टडीज से ये प्रूवन है कि ये 2 फायदे होते हैं. तो मेडिटेशन और जो हमारी योगा है, जो हमारे मतलब इतने हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरी से हमारे देश में हो रहा है, इसके हेल्थ के, प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत फ़ायदा होता है. प्रॉब्लम है आजकल जो मेडिकल वर्ल्ड है, इट इज़ फोकस्ड ऑन डिजीज़. आपको बीमारी हो तो आप इलाज करो, पर हम यदि मेडिटेशन और योगा करें और हेल्दी प्रैक्टिस करें तो आपको बीमारी होगी ही नहीं. जब हम वो ऐप बना रहे थे, ये हमारा मेन फोकस था कि यार लोगों को योग निद्रा सिखानी है, और क्योंकि 15 मिनट की योग निद्रा 2 घंटे की नींद जितनी होती है, बट उसे करना एकदम आसान नहीं है. बहुत अलग अलग स्टेप्स है, यू नीड गाइडेंस टू डू इट. बट बेसिक लॉजिक है कि ब्रीदिंग टेक्निक कंबाइंड विद मेडिटेशन. तो आप लेटे हो, एक ब्रीदिंग टेक्निक रहता है जहाँ बॉडी को टाइट कर देते हो और ये विजुलाइज करते हो कि जितने भी आपके लाइफ के टेंशन है वो उस बॉडी के टेंशन में मिक्स हो रहे हैं, और फिर आप एक आउट ब्रेथ करते हो ऐसे. तो ब्रीद इन डबल, ये वाली ब्रीदिंग टेक्निक होती है. फिर आप लेटे हुए रहते हो, खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है. बॉडी में कोई टेंशन है, अच्छा यहाँ पैर में टेंशन है, तो उस टेंशन को थोड़ा सा लूज कर दो. विजुलाइज करो कि टेंशन भी बॉडी से निकल के जा रही है. फिर आपकी बॉडी शांत हो जाती है. फिर एक और बार ब्रीद इन, टाइट टेंशन मिक्स कर दो, और फिर से आप रिलीज हो जाते हो. फिर लेटे रहो, और लेटते वक्त उसमें एक मंत्र मिक्स कर दो. ओके. बस यही रहता है. हो सके तो अपने टेम्पल पर फोकस करो, यहाँ आईब्रोज के बीच, आंखों को ऊपर करके कंफर्टेबली वहां फोकस करो. थोड़ी टाइम आपको एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल जैसी चीज, उस सर्कल पर फोकस करो. ओके. आई डोंट नो नाउ बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो सर्कल क्या है. मुझे लगता है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड है, मैं वही बोलने वाला था. दिस इज द पीनियल ग्लैंड. पर सर ये करने के बाद थर्ड आई, जो शिवा की थर्ड आई कहते हैं ना, दिस इज द ग्लैंड. हाँ सर, वो सर्कल को देखते थे, मतलब मान लो आपने 1-2 मिनट के लिए भी वो सर्कल को देखा है योग निद्रा करते वक्त, 15 मिनट की योग निद्रा में आपको इतना ज्यादा पावर मिल सकता है. सर हम हर दिन पॉडकास्ट शूट करते हैं, हफ्ते में 6 बार पॉडकास्ट शूट करते हैं. अक्सर उन 6 दिनों में सेकंड स्लॉटेड पॉडकास्ट भी होते हैं, यानी कि सुबह को एक, शाम को एक. और अक्सर मैं थक जाता हूँ, पर पॉडकास्ट के बीच एक योग निद्रा करता हूँ और पावर फील होता है. आई जेन्युइनली फील कि एज अ पॉडकास्ट हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालते हैं, एंड एक्चुअली उस क्वांटिटी की वजह स्लीप रूटीन और योग निद्रा है. बट आई जस्ट होप मोर पीपल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस. अब सर बताइए, यहाँ जो भी मैंने योग निद्रा के बारे में बताया और वो पीनियल ग्लैंड के बारे में जो बात हुई, अब इसे साइंटिफिकली थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए. तो इसका साइंस ये है कि हमारी बॉडी के 3 स्टेट है. एक है अवेक स्टेट, जहाँ हम कॉन्शियस है, इधर हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन. ओके. दूसरा है जो स्लीप के 2 हिस्से हैं. पहला जो हिस्सा है नॉन REM, वहाँ रिफ्लेक्शन होता है. ओके. और जो मतलब जो चीज़ें हैं उसको देखी जाती है. और जो डीप स्लीप है, वहाँ ये जो सारा इंफॉर्मेशन है ये रीऑर्गेनाइज होता है कि आप उसको यूज़ कर सको. तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है. जब आप जो आप बात बता रहे हो ना कि सर्कल दिखता है, तो हमारे आइज़ के नर्व के ऊपर जो न्यूक्लियस है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, वो डायरेक्टली पाइनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है. तो जैसे ही आप योग निद्रा करते हो, सो देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ दैट विच डायरेक्टली स्टिमुलेट्स पाइनियल ग्लैंड. क्या होता है पाइनियल ग्लैंड? पाइनियल ग्लैंड एक ग्लैंड हमारे सिर के पीछे होता है, जो कि हमारा डे नाइट जो रिदम है वो उसको मेंटेन करता है. वो कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो स्लीप अवेकनेस प्रमोट करती हैं, और कुछ है जो उसको कम करती है. तो जो पाइनियल ग्लैंड है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, और उसका जो मेन काम वो करता है, इट इज़ थ्रू मेलाटोनिन. मतलब वो उसका मेन काम होता है. सो देयर इज़ अ डायरेक्ट, जो आप बोल रहे हो, इट इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन कि जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो नसों के ऊपर, हमारी आँख की जो नसें हैं उसके ऊपर है, वहाँ से टू पाइनियल. और जो पाइनियल ग्लैंड है वो मैसेज देता है, हमारा जो नीचे ब्रेन स्टेम है जहाँ मेडुला पॉन्स होता है, वो डायरेक्टली उसको मैसेज देता है. ओके. और जब वहाँ से मैसेज जाती है, फिर ये जो है ये हमारे ब्रेन को एक्टिव, या तो इसको अवेक करता है या उसको स्लीप करता है. इट इज़ लाइक द चार्जिंग पॉइंट, ऑन ऑफ बटन. हाँ. तो ये इंट्रिकेटली कनेक्टेड है. और
और दूसरा जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, ओके, तो जो लोग अल्कोहल से, निकोटीन से, साइकोट्रोपिक ड्रग से, जो स्लीपिंग पिल से, जो सारा काम हम जो वी ट्राई टू गेट, ये सारा का सारा योग निद्रा से हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है. हम जो दवाइयाँ लेते हैं, जो आर्टिफिशियल लेते हैं, ये सब काम एक्चुअली कैन बी डन बाय दिस. मतलब आपने जो अल्कोहल, साइकोट्रोपिक ड्रग्स ये सब बोल, आप कह रहे हो कि कुछ कुछ लोग पीते हैं या फूकते हैं क्रिएटिविटी के लिए, ऐसे क्रिएटिविटी नहीं, टू नॉक ऑफ, मतलब आपको जो तकलीफ है लाइफ का वो निकालने के लिए. अच्छा, ओके. तो आप कह रहे हो कि लोग अल्कोहल, गांजा ये सब करते हैं ताकि जिंदगी से दूर भागना है. हाँ, मतलब जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है उससे दूर भागना है. और योगा, मेडिटेशन एंड थिंग्स, योग निद्रा वो नेचुरली करती है. आपको आर्टिफिशियल करने की कोई जरूरत नहीं. वो बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम्स है उसको एक्टिवेट करती है. अल्कोहल, निकोटीन, ऑल दैट ये सप्रेस करती है. मतलब जो पेनफुल है चलो उसको दबा दो, वो सोल्यूशन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वापस फिर आएगा. पर यहाँ एक इंटरनल क्लेंजिंग होती है. सो देयर इज़ अ फुल साइंस विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ दिस. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ब्रेन वेव्स वगैरह आ जाते हैं उसमें, तो मैं कुछ ब्रेन वेव्स तो समझाया आपको, बट नहीं, ये सीक्वल एपिसोड बनेगा हमारा, क्योंकि वो उसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन होता है, डोपामीन होता है. तो कुछ केमिकल्स है, जैसे एक केमिकल होता है ओरेक्सिन जो कि हमको अवेक रखता है. जी जी. और फिर कुछ एक केमिकल होता है गाबा जो हमको स्लीप करवाता है, ओके. और जो एडेनोसाइन है, तो ये एक वंडरफुल इंटरप्ले है ऑफ ब्रेन पार्ट्स एंड मतलब नशे आपके बॉडी के अंदर ही छिपे हुए हैं. यस. बट उन्हें अनलॉक करना आपको आना चाहिए योगा के थ्रू. एग्जैक्टली. और परफेक्ट, आपने एकदम परफेक्ट डिस्क्राइब किया. गहरी नींद के थ्रू. ऑलमोस्ट पॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है सर. एंड में ना देखो ये बहुत शांतिपूर्वक पॉडकास्ट था, पर अब लोगों को थोड़ा सा डराना भी है. और डर ज़रूरी होता है. डर की वजह से एक इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है. हेल्थ को ना तब महत्व दिया जाता है जब आपकी हेल्थ ख़राब होने को आती है. तो सर ये बताइए कि कोई इंसान जिसको करियर में फाड़ना है, जो कम सोता है ज़िंदगी भर 10-20 सालों के लिए, शायद लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखी है, शायद अल्कोहल भी नहीं पिया है, स्मोक भी नहीं किया है, पर स्लीप कम है, 5-6 घंटे की स्लीप रही है मोस्टली ऑन एन एवरेज, क्या हो सकता है ज़िंदगी में? बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं. मैं जो अभी बताऊंगा ये प्योर साइंस बेस्ड है, प्योर डेटा बेस्ड है, ये जर्नल्स में पब्लिश हुआ है. तो ऐसी कई बीमारियां हैं रेगुलरली जिसका स्लीप से डायरेक्ट कनेक्शन है. मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे डेंजरस बीमारी, कैंसर. तो ऐसा दिखाया गया है कि कम सोने वालों को कैंसर के इंसिडेंस नॉट ओनली ज़्यादा होता है पर वो स्प्रेड भी होता है. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स में. तो 2 ग्रुप ऑफ रैट्स लिए थे. एक को उनमें ना कैंसर के ट्यूमर इंजेक्ट कर दिया. एक ग्रुप ऑफ रैट्स नॉर्मल सोए, मतलब जो एज अ, और दूसरे ग्रुप ऑफ रैट्स को सोना कब किया या अवॉइड किया. वो जो जर्नल है वो आप उसमें पिक्चर देखोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड. जो रैट्स सोए नहीं थे उनमें 200 टाइम्स ज़्यादा कैंसर ग्रोथ हुआ. 200 टाइम्स ग्रोथ इसमें भी हुआ, पर ना सोने से कैंसर वॉज 200 टाइम्स. वो जो पिक्चर्स है वो दिखाते हैं, यू कैन नॉट बिलीव ऑल्सो कि भी इतना फ़र्क हो सकता है सिर्फ सोने के नहीं वजह से. तो पहली बात, सो जो हमारा इनफैक्ट आजकल एक स्टडी की थी यूरोप में ऑन 25,000 पेशेंट्स, 25,000 पीपल, एंड दे फाउंड कि जो कम सोते हैं, 4 घंटे से कम सोते हैं, देयर वाज अ 40% इंक्रीज इन कैंसर. इनफैक्ट एक कंट्री है डेनमार्क, उन्होंने जो नर्सेज नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, एयर क्रू वगैरह, यदि उनको कैंसर ब्रेस्ट होता है उनको वर्कमेंट पे कॉम्पनसेशन मिलता है कि दिस इज वर्क रिलेटेड. डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री जिसने बोला है कि आपकी नींद नहीं हो रही, यदि आपको कैंसर हुआ है तो यू विल गेट कॉम्पनसेशन लाइक दैट. ऑल्सो इसमें साइंस ये है कि हमारे जो जब यदि किसी को कैंसर होता है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स. तो बहुत रिसर्च पेपर दिखाते हैं कि यदि आप कम सो तो आपके NK सेल्स 70% कम हो जाते हैं. आपकी बॉडी की फौज होती है. हाँ, वो फौज प्रोटेक्ट करती है आपको, खासकर कैंसर में. तो ये 70% कम हो जाती है. ओके, 4 घंटे कम से सोने से, तो इतना फ़र्क हो जाता है. सो दिस इज़ अबाउट कैंसर. दूसरा है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी. तो ऐसा देखा गया है कि जब हम कम सोते हैं तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इधर मैं एक आपको स्टडी के बारे में बताता हूँ जहाँ उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रखा, दोनों में नाक में जो फ्लू का वायरस डाल दिया. एक ग्रुप नॉर्मल सोया 8 घंटे, एक ग्रुप को कम सुलाया गया 5 घंटे से कम. जो नहीं सोए 50%
गॉट द कोल्ड एंड फ्लू. जो ठीक से सोए इट वॉज ओनली 18%. तो यानी कि हम जब कम सोते हैं हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में डायबिटीज़. देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स दैट शो कि आप जब कम सोते हो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आपके डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्योंकि इंसुलिन कैसे काम करता है, हम जो हमारी बॉडी में शुगर होता है वो शुगर हैज़ टू गो इनसाइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स. तो वहाँ एक रिसेप्टर होता है, इंसुलिन रिसेप्टर. तो इंसुलिन गेट खोलता है, भाई शुगर अंदर चले जाओ. जब हम सोते नहीं हैं ये इफेक्ट हो जाता है. इट स्टार्ट्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इट बिकम्स फुल फ्लेज डायबिटीज़. इसमें बहुत सारे पेपर हैं. देयर इज अ डायरेक्ट 1:1 कोरिलेशन. ऑलमोस्ट दुनिया की हर डिजीज आपके सोने से लिंक्ड है. हाँ, इंक्लूडिंग कार्डियक. देयर आर स्टडीज टू शो कि भाई हार्ट इसका जो इंसिडेंस है दैट इज़ वेरी मच हायर इफ़ यू स्लीप लेस. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की थी ग्रीस में. ग्रीस में क्या था, पहले एक सिस्टम था कि लोग सुबह काम करते थे, आफ्टरनून 1 से 5 दे वुड रिलैक्स, टेक अ सिएस्टा एंड देन फिर शाम को काम करते थे. तो फिर कुछ पार्ट्स ऑफ ग्रीस में उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, बोला भाई आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा. उनकी लाइफ चेंज कर दी. कुछ पार्ट्स में दे कंटिन्यू द ओल्ड. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी 7 साल. उन्होंने देखा कि जिनकी जो स्लीप पैटर्न चेंज किया था, ओके, देयर वाज 30% इंक्रीज इन मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स. मतलब हार्ट अटैक से 30% ज़्यादा लोग मरे एज कम्पेयर टू दोज जो अपनी शांति की ज़िंदगी, सुबह आओ, दोपहर को सो, आराम से काम करो. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी हार्वर्ड से. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो जानना चाहिए कि इस कम स्लीप से हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है. तो कम स्लीप से जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा वो बॉडी में कम हो जाता है. कम स्लीप से जो हमारा स्पर्म काउंट है 23% कम हो जाता है इन मेल्स. सो यदि आप, ये सब साइंटिफिक पेपर्स हैं. जो लोग 8 घंटे सोते हैं उनका एक स्पर्म काउंट एवरेज, जो कम सोते हैं 23% लेस स्पर्म काउंट, 20 एंड लेस टेस्टोस्टेरोन. और विमेन में एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, वो भी कम हो जाता है. सो इसका डायरेक्ट इफेक्ट सेक्सुअलिटी पे भी होता है. एक स्टडी थी जहाँ सिर्फ उन्होंने, जैसे अपीयरेंस, आजकल लोग आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द अपीयरेंस. तो एक स्टडी की गई थी स्वीडन से. वहाँ उन्होंने क्या किया, कुछ लोग जो पूरा 8 घंटे सोए, कुछ लोग कम सोए, फिर इन सब को बुला के फिर कोई बाहर वाले लोग जिनको पता नहीं था क्या हो रहा है, उनको पूछा कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कौन ज़्यादा अवेक लगता है, कौन कम टायर्ड लगता है. एंड दे फाउंड कि जो 8 घंटे सोए थे दे वर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव. मतलब लुकिंग मीन्स मतलब किसी और ऑब्जर्वर ने आके बोला, उन्होंने सबको देखा, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, उनको बोला गया था ये अट्रैक्टिव है नहीं है. और जो 8 घंटे सोए थे उनमें अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा डिटेक्ट हुई एज अ अनबाइस्ड ऑब्जर्वर. मैं क्यों कह रहा हूँ कि आजकल अट्रैक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट. यू नो पीपल वांट टू. तो आप 8 घंटे सो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्यूटी स्लीप. एक नाम था पहले, ब्यूटी स्लीप, कि आप जब 8 घंटे सो यू विल हैव गुड स्लीप. तो ऐसा तो मैं एक एंडलेस लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं जिसके ऊपर साइंस ने दिखाया है. मैं डायबिटीज़, कैंसर, इन्फेक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बट हार्ट की, बट ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं. मैंने तो उस पर गया ही नहीं. जो साइकेट्रिक बीमारियां, वो तो एक अलग टॉपिक है. तो साइकेट्रिक बीमारियों का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है. डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, जो जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारा माइंड स्टार्ट खराब हो जाता, मतलब मेमोरी कम हो जाती है. दिस इज कॉल्ड डिमेंशिया. इसमें क्या होता है कि जो माइंड, ब्रेन है हमारा, एज के हिसाब से श्रिंक होने लगता है. और जो श्रिंक पार्ट होता है वो सामने वाला फ्रंटल एरिया ज़्यादा होता है. तो इनकी जो मेमोरी है ना, रीसेंट मेमोरी लॉस हो जाती है, वो भूल जाते हैं. तो कम स्लीप का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है. जो लोग कम सोते हैं उनमें डिमेंशिया, इट इज़ शोन इन साइंटिफिक पेपर्स, उनको ज़्यादा इंसिडेंस होता है. तो ऐसे तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ बीमारी को लिस्ट करना. पर पॉइंट ये है कि यदि हम अपने 8 घंटे सोएं तो जो मेजर बीमारियां हैं जिसका हमको डर है, फ्रॉम फिजिकल थिंग्स टू मेंटल, इमोशनल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सबका जो इंसिडेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. एक पॉजिटिव ट्विस्ट लाना चाहूँगा एंड में. अगर आप नींद पर फोकस नहीं कर रहे हो तो बीमारियां तो होंगी ही, पर अगर आप नींद पे फोकस कर रहे हो तो आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके लुक्स, आपकी हेल्थ सारे बेनिफिट करेंगे. Absolutely, 100%. स्कूल में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स सिखाया जाता है, कैसे सोते हैं ये नहीं सिखाया जाता. Exactly. और उसके लिए है आपके लिए द रणवीर शो. थैंक यू डॉक्टर आलोक. आई हैड फन टुडे. I had fun. It was great. अभी मोदी जी की एक ड्रीम भी हमने संपूर्ण कर दी कि एक स्लीप रिलेटेड कंटेंट पीस होना चाहिए. डॉक्टर, मजा आ गया. होपिंग टू स्पीक टू यू अगेन. My pleasure. Thank you. Thank you, dear.
तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड। डॉक्टर आलोक मेरे एक ऑफ कैमरा फ्रेंड भी है। इनके साथ मैं बहुत सारे डीप कॉन्वर्सेशंस करता हूँ जिंदगी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ब्रेन के बारे में। कमेंट सेक्शन में बस ये बताओ कि इनके साथ हमें और कैसे एपिसोड क्रिएट करने चाहिए। इनके साथ आने वाले हफ्तों में आप कुछ इंग्लिश एपिसोड्स भी देखोगे जहां हमने एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन माइंड के बारे में बात करी है। पर अभी के लिए हम नीचे लिंक कर देंगे उनका एक पुराना इंग्लिश एपिसोड। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट्स दैट वी हैड ऑन TRS एवर। डॉक्टर आलोक शर्मा लौट कर आएंगे, आप भी लौट कर आ जाना एक नए TRS एपिसोड के लिए। आपके नॉलेज लेवल्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारे व्यूज़ बढ़ें, तो प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाना। इस एपिसोड को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना। एंड रणवीर एंड द टीम विल बी बैक वेरी वेरी सून।